हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। वेलकम है आप सभी का, स्वागत है आप सभी का अंकित गुप्ता जी के यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को, आज के मोटिवेशनल कोट ऑफ द डे के साथ। और आज का मोटिवेशन कोट आप सभी के सामने ये रहा, लिखा हुआ है, डोंट टॉक जस्ट एक्ट, डोंट से जस्ट शो, डोंट प्रॉमिस जस्ट प्रूव। कहने का मतलब यहां पर यह है कि आपको बातें बनाने से कुछ नहीं होने वाला। कि अगर आप बातें बनाते हैं या फिर आपको यह लगता है कि बातें बनाने से सब हो जाएगा, कि अगर आपको कुछ एक्शन लेना है, आप केवल उस एक्शन से रिलेटेड बातें कर रहे हैं कि मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा, तो ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, मैंने लाइफ के बारे में ये सोचा है, मैंने अपने ड्रीम के बारे में ये सोचा है, मैं ये करूंगा, उससे कुछ नहीं होने वाला। कहना नहीं है, करके दिखाना है। वादा करना नहीं है, प्रूव करना है आपको, है ना। और कई बार आप लोगों ने यह भी फील किया होगा कि जब आप कोई चीज पहले से बताकर करने जाते हो तो वो चीज होती ही नहीं है। मतलब वो चीज पूरी हो ही नहीं पाती, वो चीज कंप्लीट हो ही नहीं पाती। तो कोशिश करो कि अगर आपने कुछ भी प्लान किया है, आपने कुछ भी आगे का सोचा है, कोई भी टारगेट या कोई भी गोल आपने यहाँ पर सेट किया है, तो पहले उसे अचीव करने का प्रयास करो, ठीक है। और जब उस फील्ड में या उस दिशा में आप कुछ बड़ा हासिल कर लो, तभी लोगों को उसके बारे में बताओ। और वैसे भी आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपने अगर कुछ बड़ा अचीव किया है तो वो दुनिया को पता चल ही जाएगा, ठीक है। आप बस उसे हासिल करने पे लगे रहो, ठीक है। और और देखिए, वही वाली बात है ना कि मान लेते हैं कि आपने कोई बड़ा सपना या बड़ा गोल यहाँ पर टारगेट सेट कर लिया, और मान लेते हैं कि अगर वो अचीव नहीं कर पाए, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर सपना पूरा हो। तो अगर आप अचीव नहीं कर पाओगे ना, तो वही लोग जिनसे आपने ये बोला था मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं ये करने वाला हूँ, मैंने ये प्लानिंग की है, वही पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको सीरियस नहीं लेंगे। तो आपको ये सोचना है कि आपकी जो एक तरीके से मैं ये कहूँ कि आपकी जो इज्जत है या आपकी जो हैसियत है वो आप ही के हाथ में है। आप ही को अपनी चीज़ों पर ध्यान रखना होगा, इन सारी चीज़ों को लेकर चलना होगा। नहीं तो फिर आप ही अपनी, मतलब एक तरीके से कहें तो आप ही अपनी, मतलब इज्जत का फालूदा कर बैठेंगे। लोगों को आप मौका देंगे आपके लिए, आपके अगेंस्ट में बोलने के लिए, है ना। कितने लोग एग्री करते हैं, कमेंट में लिखकर बताओ। यस सर, बिल्कुल सही कहा आपने, आज का मोटिवेशन कोड बिल्कुल सही है। लास्ट सेशन में अगर मैं बात करूं, हाँ, कल आपका सेशन नहीं हो पाया था, उसके लिए माफी चाहता हूं। तो कल के सेशन और आज के सेशन दोनों को कंबाइन करके ये सेशन आपका रहेगा। तो नंबर ऑफ एमसीक्यूज भी ज्यादा है, न्यूज भी ज्यादा है। लास्ट सेशन में मैंने आपको दो क्वेश्चन एज अ होमवर्क आपको यहाँ पर दिए थे। पहला क्वेश्चन ये था कि उस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या है जो कि पहलगाम टेरर अटैक के बाद इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट की थी। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि उड़ीसा राज्य के अंदर वो प्रोटेक्टेड एरिया, जैसे 107वां नेशनल पार्क भारत का घोषित किया गया है। तो झुम्पा का आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही था, और श्रीकांत काम्बले का आंसर भी यहाँ पर बिल्कुल सही था। आक्रमण एक्सरसाइज का नाम था, और सिमलीपाल जो आपका नेशनल पार्क है, 107वां नेशनल पार्क इंडिया का, आपका यहाँ पर बनता है। आज भी सेशन के लास्ट में मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछूंगा। तो आज के सेशन में आपको 3 एमसीक्यूज होमवर्क के तौर पर मिलेंगे। तो सेशन के लास्ट तक जुड़े रहिएगा, सेशन के लास्ट तक जुड़े रहिएगा, और होमवर्क क्वेश्चंस का आंसर वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। चलिए पहले प्रश्न के साथ करेंगे सेशन की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 1, दैट विच डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश इज द लैंड एंड गो ड्रिल ऑफ इंडियन एयरफोर्स टेकिंग प्लेस। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारतीय वायुसेना का लैंड एंड गो अभ्यास आपके यहाँ पर हो रहा है। हम पूरी तरह से तैयार रहना चाहते हैं। पहलगाम टेरर अटैक के बाद हम पूरी तरह से तैयार रहना चाहते हैं अपने दुश्मनों के लिए। तो बेसिकली ये उसी का एक पर्टिकुलर हिस्सा है। लखनऊ, आगरा, शाहजहांपुर और बनारस उत्तर प्रदेश के किस जिले में लैंड एंड गो ड्रिल इंडियन एयरफोर्स आपकी यहाँ पर कंडक्ट कर रही है। अभी फ्राइडे को आपके यहाँ पर कल कंडक्ट किया गया। डिस्ट्रिक्ट आपके यहाँ पर बनेगा शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इस न्यूज से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, अच्छा इससे नहीं है, अगली न्यूज से रिलेटेड है। तो चलिए इस न्यूज़ को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो रिसेंटली भारतीय वायुसेना ने जो आपकी लैंडिंग ड्रिल्स आपकी यहाँ पर है, वो गंगा एक्सप्रेस वे पर जो लैंडिंग ड्रिल्स है वो आपकी यहाँ पर कंप्लीट, मतलब उनकी शुरुआत कर दी है। तो फ्राइडे की अगर हम लोग बात करें, तो काफ़ी समय से इसका इंतज़ार था लैंड एंड गो ड्रिल्स का। तो करीब 3.5 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, या 3.5 किलोमीटर की जो हवाई पट्टी है, जो मतलब हवाई पट्टी नहीं कहूँगा, 3.5 किलोमीटर का जो गंगा एक्सप्रेस वे का हिस्सा है। तो गंगा एक्सप्रेस वे को एज अ रनवे आपका इस्तेमाल किया गया, ठीक है, लड़ाकू विमानों को उतारने के लिए और उड़ान भरने के लिए। शाहजहांपुर जिला उत्तर प्रदेश रहेगा। अब ये जो गंगा एक्सप्रेस वे का ये 3.5 किलोमीटर का जो ये स्ट्रेच है,
इट्स यूनिक कैपेबिलिटी, इसकी एक यूनिक कैपेबिलिटी है, एक क्षमता है, ये फैसिलिटेट कर सकता है दिन में भी और रात में भी। यानी कि अगर लड़ाकू विमानों को रात में उड़ान भरनी है या फिर रात में लैंडिंग करनी है तो रात में भी यहाँ पर सुविधा है कि आप कर सकते हैं। तो फाइटर जेट्स लैंडिंग कर सकते हैं, मेकिंग इट द फर्स्ट सच एयर स्ट्रिप इन द कंट्री। तो हमारे देश में ये इकलौती ऐसी एयर स्ट्रिप है जो एक्सप्रेस वे पर मौजूद है, जो एक्सप्रेस वे में यूज हो रही है, या एक्सप्रेस वे इकलौता ऐसा एक्सप्रेस वे है हमारे देश का जिसे हम दिन में और रात में यहाँ पर एक एयर स्ट्रिप के तौर पर यूज कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर, वॉर के टाइम पे। द ट्रायल इन्वॉल्व, तो यहाँ पर ट्रायल शुरू हुआ है। ट्रायल में यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट की बात करें, राफेल एयरक्राफ्ट ने यहाँ पर लैंडिंग और उड़ान भरी, ठीक है। सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, मिग 29, जगुआर एयरक्राफ्ट, देन C-130J सुपर हरकुलिस, ये सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स में से एक है। दुनिया के जो वर्तमान में सबसे भारी भरकम और बड़े जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं उसमें से एक है C-130J सुपर हरकुलिस। अगर ये विमान यहाँ पर उतर सकता है इतना भारी भरकम, तो फिर भाई सब कुछ हो सकता है। AN-32, Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर, इन सब ने इस एयर स्ट्रिप का इस्तेमाल किया उड़ान भरने और सारी चीज़ों के लिए। आगे बढ़ने से पहले बस आपको याद दिला देता हूं कि इस क्लास की जो PDF आपको यहाँ पर है, PDF आपको यहाँ पर इस टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। आप टेलीग्राम चैनल को डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं या फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी मिल जाएगी। तो आप लोग व्हाट्सएप चैनल को अपडेट्स के लिए और टेलीग्राम चैनल को अपडेट्स और PDF के लिए क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चंस अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, who will officially commission the विजिज्म इंटरनेशनल सी पोर्ट। ये आई थिंक दूसरा ही क्वेश्चन है, राइट? हाँ, ये दूसरा ही क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हुआ, ये दूसरा है। तो विजिज्म इंटरनेशनल जो बंदरगाह है उसे आधिकारिक रूप से इसका उद्घाटन किसने किया? इनॉग्रेशन हो चुका है। हु विल ऑफिशियली कमीशन द विजिज्म इंटरनेशनल सी पोर्ट? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इसका इनॉग्रेशन किया, PM मोदी जी ने, यूनियन मिनिस्टर फॉर शिपिंग ने, या फिर केरला के CM ने? क्योंकि विजिज्म जो एयरपोर्ट विजिज्म जो आपका यहाँ पर इंटरनेशनल सी पोर्ट है वो केरला में आपका यहाँ पर लोकेटेड है। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन, इसका कमीशन आपका यहाँ पर किया गया। एक और क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, व्हाट आर टू की डिस्टिंक्शंस ऑफ विजिज्म एयरपोर्ट? अरे बार बार एयरपोर्ट बोल रहा हूँ, विजिज्म सी पोर्ट। तो ये जो विजिज्म बंदरगाह है इसकी जो दो प्रमुख विशेषताएं हैं, दो क्वालिटीज हैं, वो क्या है? पहला, इट इज इंडियाज फर्स्ट लार्जेस्ट फिशिंग पोर्ट एंड अ क्रूज टर्मिनल। इट इज इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर कार्गो पोर्ट और नेवल बेस। इट इज इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड ट्रांसशिपमेंट पोर्ट एंड फर्स्ट सेमी ऑटोमेटेड पोर्ट, एंड इट इज द ओनली पोर्ट विद अ शिपयार्ड एंड एयरपोर्ट फैसिलिटी। तो विजिज्म जो आपका सी पोर्ट है जिसे देश को समर्पित किया PM मोदी जी ने अभी हाल ही में केरला में, इसकी दो विशेषताएं हैं। पहला कि ये आपका एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है और दूसरा ये एक भारत का पहला सेमी ऑटोमेटेड पोर्ट भी आपके यहाँ पर बनता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए डिटेल में न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर विजिज्म इंटरनेशनल सी पोर्ट का उद्घाटन आपका कर दिया है फ्राइडे को, जो कि आपका केरला में मौजूद है। यानी कि किस स्टेट में ये सी पोर्ट है? केरला में आपका यह सी पोर्ट है। फॉर्मली ऑन केरला, फॉर्मली ऑन द ग्लोबल मैरीटाइम मैप। तो अब वैश्विक समुद्री मैप पर केरल और केरल का ये पोर्ट एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन आपका यहाँ पर बनेगा फ्यूचर में, है ना। डीप वाटर पोर्ट है, इसे डेवलप किया गया है। कंपनी का नाम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसे अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड जो कंपनी है अडानी की, अडानी ग्रुप की, उसने इसे आपके यहाँ पर डेवलप किया है। तो अडानी ग्रुप की बात करें, इंडियाज लार्जेस्ट पोर्ट डेवलपर, तो ये जो आपकी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड कंपनी है, ये अडानी ग्रुप का हिस्सा है। और ये कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी पोर्ट डेवलपर है, अडानी ग्रुप का हिस्सा है। इसने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इस पोर्ट को आपके यहाँ पर डेवलप किया है। लगभग 8,867 करोड़ रुपए ये टोटल कॉस्टिंग आपकी यहाँ पर बनेगी इस सी पोर्ट को डेवलप करने के लिए।
विजडम सी पोर्ट की बात करें, ये इंडिया का पहला यानी कि इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड ट्रांसशिपमेंट पोर्ट आपके यहाँ पर बनता है। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का मतलब बेसिकली ये हो जाएगा कि जहाँ पर आपकी ये फैसिलिटी मौजूद होती है कि एक जहाज से सामान उतारकर आप दूसरे जहाज में चढ़ा सकने की जो फैसिलिटी होती है। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे शिप्स होते हैं जो सामान लेकर तो आते हैं, लेकिन उन्हें आगे जाना होता है, दूसरे कंट्रीज में जाना होता है, लेकिन उस शिप में जो सामान है वो उसी शिप में नहीं जाएगा, दूसरे शिप में ट्रांसफर होकर जाता है। तो ट्रांसशिपमेंट की जो फैसिलिटीज हैं वो होना ज़रूरी होता है। तो ये भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है जो कि ट्रांसशिपमेंट के लिए डेडिकेटेड है। एंड ऑल्सो द कंट्रीज फर्स्ट सेमी ऑटोमेटेड पोर्ट, और ये देश का पहला सेमी ऑटोमेटेड पोर्ट भी आपका यहाँ पर बनता है। इट ऑल्सो फीचर्स इंडियाज फर्स्ट होम बिल्ट। ये जो पोर्ट आपके यहाँ पर है इसमें भारत में ही निर्मित या इंडिया में होम बिल्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम आपका इसमें लगाया गया है, और इसे डेवलप किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। ठीक है, तो ये सारी फैसिलिटीज इस सी पोर्ट में मौजूद हैं, और इन फ्यूचर भविष्य में, अभी तक क्या होता था, जब तक ये पोर्ट हमारे पास नहीं था, ट्रांसशिपमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा काम कोलंबो पोर्ट से होता था। अब वो सारी चीज़ें यहीं से होने लग जाएंगी आपकी, ट्रांसशिपमेंट वगैरह। तो भविष्य में भारत का ये सेक्टर तेज़ी से ग्रो करेगा। ये पोर्ट तेज़ी से भारत को आगे चल के ट्रेड में, इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल शिपमेंट में काफ़ी हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। When was the last full caste enumeration in British India conducted? ब्रिटिश भारत में अंतिम पूर्ण यानी कि पूरी तरह से जातिगत गणना कब की गई थी? रिसेंटली, क्योंकि आपने ये न्यूज़ सुनी होगी कि अब जो आपकी सेंसस होगी यानी कि जनगणना होगी, उस जनगणना के साथ आपकी जाति जनगणना भी होगी, है ना, कास्ट सेंसस भी होगा, राइट। तो पहली बार, सॉरी, लास्ट टाइम अंग्रेजों के जमाने में ब्रिटिश इंडिया में, जब इंडिया पर अंग्रेजों का शासन था, तो आखिरी बार पूरी तरह से कास्ट यानी कि जातिगत गणना आपकी 1947 में, 1931 में, 1951 में, 2011 में कब की गई थी? तो इसका सही जवाब है 1931 में लास्ट टाइम फुल कास्ट एन्यूमरेशन ब्रिटिश इंडिया में कंडक्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। Which was the first Indian state to conduct an independent caste census after the independence? स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र जाति जनगणना करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? उत्तर प्रदेश स्टेट, कर्नाटक, बिहार, तमिलनाडु। अब भारत सरकार देश का जो सेंसस होगा, क्योंकि हमारा सेंसस होना था 2021 में ही, क्योंकि लास्ट सेंसस कंडक्ट हुआ था इंडिया में 2011 में, और हर 10 साल में सेंसस कंडक्ट होता है। लेकिन 2021 में कोविड पेंडेमिक की वजह से ये डिले हुआ, और अब फाइनली जाकर 2025 में जो आपका सेंसस है, गणना है, वो शुरू होगी, और इसके साथ जातिगत गणना भी होगी, जाति गणना भी की जाएगी। तो जाति गणना कराने वाला आज़ाद भारत का पहला राज्य, सही जवाब बिहार स्टेट, ऑप्शन नंबर सी। अब इस न्यूज़ को डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल आपकी यहाँ पर दे दी है द इंक्लूजन ऑफ कास्ट सेंसस की जाति जनगणना भी आपकी होगी। नेशनल पॉपुलेशन सेंसस जो इंडिया में आपका शुरू होगा, उसके साथ साथ जाति गणना भी होगी। तो कास्ट सेंसस विल बी ऑफिशियली कंडक्टेड एज अ पार्ट ऑफ द नेक्स्ट नेशनल सेंसस, नॉट एज अ सेपरेट सर्वे। तो जो हमारी राष्ट्रीय जनगणना होगी, हमारी पॉपुलेशन काउंटिंग होगी राष्ट्रीय स्तर पर, उसी का ये हिस्सा होगी, अलग से जातिगत गणना नहीं होगी, ये उसी नेशनल सेंसस का ही पार्ट होगी। ठीक है, कांग्रेस पार्टी, इंडिया ब्लॉक, जो कई पार्टियों का एक तरीके से अलायंस है, और बहुत सारी रीजनल पार्टीज हैव लॉन्ग डिमांडेड, वो लंबे समय से मांग कर रही थी कास्ट सेंसस कराने की। एंड कांग्रेस रूल्ड कर्नाटका रिसेंटली कैरीड आउट अ स्टेट लेवल कास्ट सर्वे, और रिसेंटली कर्नाटक राज्य में भी, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, वहां पर राज्य स्तर पर कास्ट सर्वे आयोजित हुआ था। तो इन सारी चीजों को देखते हुए सरकार ने भी यहाँ पर ये डिमांड मांग ली है, मान ली है। बिहार बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू कंडक्ट अ कास्ट सेंसस इन 2023। 2023 में बिहार राज्य ने कास्ट सेंसस कंडक्ट किया था। ठीक है, क्लियर है मेरी बात। लास्ट टाइम फुल नेशनल सेंसस जो इंडिया में कंडक्ट हुआ था, वो 2011 में आखिरी जनगणना इंडिया में हुई थी। 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड 19 पैंडेमिक की वजह से पोस्टपोन कर दिया था, और ये अभी तक कंडक्ट नहीं हुई है। इंडिया के अंदर जो सेंसस होता है वो हर 10 साल में एक बार होता है, और हर 10 साल में सेंसस की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, देखिए, इंडिया में सबसे पहले जो सेंसस कंडक्ट हुआ था वो कंडक्ट हुआ था 1972 में। भारत में पहली बार
जो जनगणना की गई थी, सेंसस कंडक्ट हुआ था, वो 1971 में हुआ था। और उसके बाद 1881 में 1881 से हमारे देश में हर 10 साल में सेंसस शुरू हो गया। तो क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको बताना है कि देश में फर्स्ट सेंसस अंग्रेजों के टाइम पीरियड पर 1872 में हमारे देश में पहली जनगणना शुरू हुई थी। और पहली दशकीय जनगणना मतलब हर 10 साल में होने वाली डिकेडल सेंसस ये आपकी 1881 से आपकी यहाँ पर शुरू हुई। तो 1881 में जो सेंसस हुई थी, अब वहां से आप 10-10 साल ऐड करते जाओगे तो आपका आ जाएगा 2011, 2021। 2021 में नहीं हो सके बिकॉज ऑफ द कोविड पैंडेमिक। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और याद रखना है कि 1881 से लेकर आज तक हर 10 साल के टाइम पीरियड पर देश की पॉपुलेशन इंक्रीज ही हुई है, डिक्रीज नहीं। बट मतलब 81 से लेकर 91 के बीच में इन 10 सालों में पॉपुलेशन इंक्रीज हुई। 91 से लेकर आ जाएगा 1901, 1901 में भी पॉपुलेशन बढ़ी इन 10 सालों में। 1901 से आ जाएगा 1911, 1911 से आ जाएंगे 1921। तो ये वो 10 सालों का टाइम पीरियड था। 1921 के बाद 1931, 1941, 1951 देश को आज़ादी मिल गई। तो 1911 से लेकर 1921 इन 10 सालों में ये इकलौते ऐसे 10 साल का टाइम पीरियड था जब 1921 में यानी कि 1921 में पॉपुलेशन का जो आउटकम है निकाला गया, यानी कि 1911 से लेकर 1921 के बीच में इन 10 सालों की पॉपुलेशन को जब काउंट आपके यहाँ पर किया गया तो इन 10 सालों में देश की आबादी बढ़ने की बजाय उल्टा घट गई। तो 1921 का जो ईयर है, इस ईयर को कहते हैं द ग्रेट डिवाइडिंग ईयर। द ग्रेट डिवाइडिंग द ग्रेट डिवाइडिंग ईयर इसको यहाँ पर बोला जाता है, द ग्रेट डिवाइडिंग ईयर। द ग्रेट डिवाइडिंग ईयर क्यों? क्योंकि 1921 से पहले और 1921 के बाद जितनी भी डिकेडल सेंसस हुई हैं, दशकीय जनगणना हुई है, हमेशा पॉपुलेशन आपकी बढ़ी है, इंक्रीज ही हुई है, घटी नहीं है। केवल यही वो 10 साल का टाइम पीरियड था 1911 से लेकर 1921 का। इस टाइम पीरियड के बीच में ऐसा क्या क्या हुआ? तो 1911 से 1921 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध, 1917 स्पेनिश फ्लू फैला था, बंगाल में अकाल पड़ा था। इन सारी सिचुएशंस की वजह से पॉपुलेशन बढ़ने की बजाय उल्टा घट गई। कभी भी जीके का क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए तो आंसर करना है द ग्रेट डिवाइडिंग ईयर 1921 है, क्योंकि 1921 से इस तरफ और 1921 के इस तरफ हमेशा पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। केवल 1911 से 1921 के टाइम पीरियड पर पॉपुलेशन गिरी है, तो इसे द ग्रेट डिवाइडिंग ईयर आपके यहाँ पर बोलते हैं। 2011 में जो पॉपुलेशन आपकी यहाँ पर काउंटिंग हुई थी तो सोशियो इकोनॉमिक और कास्ट सेंसस भी उसके साथ कंडक्ट हुआ था। लेकिन जो कास्ट यानी कि जाति से संबंधित जो आंकड़े आपके यहाँ पर थे उन्हें ऑफिशियली रिलीज किया नहीं गया था, ड्यू टू दी कंसर्न की डेटा रिलायबिलिटी और पॉलिटिकल सेंसिटिविटी की वजह से। सामाजिक, आर्थिक और जातिगत गणना 2011 में भी हुई थी, लेकिन जाति से संबंधित आंकड़ों को क्या किया गया था, रिलीज आपके यहाँ पर नहीं किया गया था उस समय। तो ये एक पॉइंट है जो आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया की बात करें, ब्रिटिश इंडियाज लास्ट फुल कास्ट एनिमिनेशन, तो ये 1931 में अंग्रेजों के टाइम पीरियड पर जो लास्ट टाइम पूरी तरह से जातिगत गणना हुई थी वो अंग्रेजों के टाइम पीरियड पर आपके यहाँ पर हुई थी। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स? क्विकली दीजिएगा आंसर। भारतीय वायुसेना के नए उप वायुसेना अध्यक्ष के तौर पर किसे रिसेंटली अपॉइंट किया गया है? यहाँ पर एक एचडी इमेज आपको नजर आ रही है, ठीक है, जिससे आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट हो जाएगी। इस इमेज को देख के बताइए भारतीय वायुसेना के नए उप वायुसेना अध्यक्ष यानी कि न्यू वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ जो आपके यहाँ पर बने हैं, नाम इनका रहेगा एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी इनका नाम रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी करंटली ये एयर ऑफिसर हैं, सर्विंग एज द एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ। वो साउथ वेस्टर्न एयर कमांड के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ हैं। ये आपके 2 मई से यानी कि कल से इन्होंने क्या किया है, वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का जो पद है वो संभाल लिया है। इन्होंने किसको रिप्लेस किया? इन्होंने एयर मार्शल एसपी धरकर को क्या किया है, रिप्लेस किया है,
ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट एमसीक्यू। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, रीड इट एंड आंसर इट। आई थिंक क्वेश्चन नंबर ये कौन सा होना चाहिए, ये होना चाहिए आई थिंक ये हो गया 5 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 होगा ये। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द स्वॉर्ड रिसेंटली एक्वायर्ड बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑन 29 ऑफ अप्रैल 2025? हाल ही में 29 अप्रैल 2025 को महाराष्ट्र सरकार ने एक तलवार खरीदी है, नीलामी में उसे अधिग्रहित किया है। इस तलवार का ऐतिहासिक महत्व क्या है? तलवार आपके सामने है। ये तलवार यूज की गई थी शिवाजी महाराज जी के द्वारा बैटल ऑफ पानीपत में। ये तलवार एक तरीके से सिंबल है ब्रेवरी और लेगेसी का ऑफ रघुजी भोसले प्रथम की। इट वॉज गिफ्टेड बाय द ब्रिटिश टू द मराठास एज अ पीस ऑफरिंग, शांति ऑफर के लिए बेसिकली मराठाओं को ब्रिटिशर्स ने इसे गिफ्ट किया था। एंड इट बिलोंग टू द पोर्तुगीज कमांडर ड्यूरिंग द कॉलोनियल एरा। तो क्या ये किसी पोर्तुगीज कमांडर से बिलोंग करती है? इस तलवार की क्या इंपॉर्टेंस है? इस तलवार की क्या इंपॉर्टेंस है? तो सही जवाब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का जो रहेगा वो है बी, यानी कि ये बहादुरी और लेगेसी का प्रतीक है। रघुजी भोसले प्रथम की ये तलवार थी जिसे रिसेंटली महाराष्ट्र सरकार ने एक ऑक्शन से खरीदा है। तो महाराष्ट्र सरकार ने रिसेंटली सफलतापूर्वक इस तलवार को परचेज किया है। ये एक आइकॉनिक स्वॉर्ड है, एक आइकॉनिक तलवार आपकी यहाँ पर बनती है और ये आइकॉनिक तलवार रघुजी भोसले प्रथम की है। इस तलवार को एक ऑक्शन में, एक नीलामी में खरीदा गया लंदन से। करीब 47 लाख 47.15 लाख रुपए में इस तलवार को खरीदा गया। तलवार की बात करें तो ये तलवार एक एम्बलम है, एक प्रतीक है मराठा वॉरियर के साहस का, उनकी लेगेसी का। एंड वॉज क्राफ्टेड इन अ फिरंगी स्टाइल विद अ यूरोपियन स्टाइल सिंगल एज ब्लेड के तौर पर इसको बनाया गया था। इस तलवार को क्राफ्ट किया गया है, बनाया गया है फिरंगी स्टाइल में विद अ यूरोपियन स्टाइल सिंगल एज ब्लेड इसमें यूज की गई है। गोल्ड इनलेज है और इंस्क्रिप्शंस इसमें जो लिखा गया है, जिस लिपि में लिखा गया है वो देवनागरी स्क्रिप्ट में इस तलवार पर लिखा भी हुआ है। स्क्रिप्ट इसमें जो इस तलवार में यूज हुई है वो देवनागरी, जो हमारे देश की ऑफिशियल स्क्रिप्ट है, वो इसमें यूज आपकी यहाँ पर हुई है। ठीक है, क्लियर है। बात थोड़ी सी रघुजी भोसले जी के बारे में भी कर लेते हैं। रघुजी भोसले प्रथम प्लेड अ पिवोटल रोल इन कंसोलिडेटिंग द मराठा एम्पायर। अभी अभी हमने कुछ दिनों पहले संभाजी महाराज पर आधारित जो फिल्म है छावा, वो आप लोगों ने देखी होगी। संभाजी महाराज के पराक्रम, उनकी वीरता को आपने देखा होगा। तो मराठा एम्पायर में ही रघुजी भोसले भी थे। ठीक है, तो उन्होंने किस तरीके से मराठा एम्पायर को एक किया, ठीक है, और एक्सपेंड भी किया मराठा एम्पायर को। ठीक है, इन्फ्लुएंस अक्रॉस द ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया, तो उन्होंने मराठा एम्पायर को पूर्व में और मध्य भारत तक आपके यहाँ पर फैलाया। रघुजी भोसले प्रथम ये एक प्रोमिनेंट मराठा वॉरियर थे और ये फाउंडर थे ऑफ द नागपुर भोसले डायनेस्टी। तो नागपुर भोसले वंश के ये संस्थापक भी थे। हिस्टोरिकल वैल्यू की बात करें, लाइकली अ गिफ्ट फ्रॉम द छत्रपति साहू जी महाराज टू दी रघुजी भोसले। तो बेसिकली इसे अगर हम तलवार की बात करें तो बेसिकली माना जाता है कि यह तलवार छत्रपति शाहू जी महाराज ने रघुजी भोसले को आपकी यहाँ पर दी थी आफ्टर ही वॉज कन्फर्ड द टाइटल सेना साहेब सुबह का, जब उन्हें टाइटल उपाधि मिली थी उसके बाद। बात यहाँ पर यह भी समझ में आती है कि आगे चल के अगर हम बात करें, इस तलवार को लूट लिया गया था यहाँ से, इस तलवार को लूट लिया गया था और उस लूट के खजाने को इंग्लैंड ले गए थे। तो मे बी ये तलवार भी उसी खजाने के साथ इंग्लैंड चली गई थी। और जब फाइनली इसकी अभी हाल ही में नीलामी हुई तो महाराष्ट्र सरकार ने अपनी इस विरासत को खरीद लिया और हिंदुस्तान इस तलवार को वो वापस ले आए। तो प्राउड की बात है, अच्छी बात है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू द नेपाल्स ड्राफ्ट लॉ व्हाट इज द मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट? नेपाल के मसौदा कानून के अनुसार, ये कानून अभी बन रहा है, अभी ये फाइनली बना नहीं है, बट उन्होंने इसका ड्राफ्ट तैयार किया है जिसके तहत अगर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए अब न्यूनतम कितना अनुभव आवश्यक है। अभी ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं था। अगर कोई क्लाइंबर है, माउंट क्लाइंबिंग करता है, उसने इससे पहले दुनिया की कोई चोटी चढ़ी हो या ना चढ़ी हो, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं था। लेकिन अब ये क्राइटेरिया आ गया है कि अगर अब आपको माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करनी है तो इससे पहले
आपने कम से कम कितने मीटर की ऊंची चोटी पर फतह या उसको क्लाइम कंप्लीट किया हो। मस्ट हैव क्लाइम्ड अ पीक अबव 5000 पीक। तो अगर आपको माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी करनी है तो इससे पहले कम से कम आपको 5000 मीटर की चोटी को क्लाइम करना जरूरी है, 6000 मीटर की चोटी को क्लाइम करना जरूरी है, 7000 मीटर की चोटी को क्लाइम करना जरूरी है, या 8000 मीटर की चोटी को क्लाइम करना जरूरी है। तो अगर आप माउंट एवरेस्ट क्लाइम करना चाहते हैं तो कम से कम माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने से पहले दुनिया की किसी भी पर्वत चोटी जिसकी ऊंचाई 7000 मीटर से ज्यादा हो उसे क्लाइम करने का अनुभव आपके पास होना चाहिए इससे पहले का। तो नेपाल ने यहाँ पर एक कानून बनाया है। नेपाल इज सेट टू इंट्रोड्यूस अ न्यू ड्राफ्ट लॉ। वो एक नया कानून आपका यहाँ पर तैयार कर रहा है और इस कानून का मेन एम ये है टू लिमिटेड एक्सेस टू दी माउंट एवरेस्ट, कि अब हर कोई माउंट एवरेस्ट चढ़ने जा रहा है नहीं। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई लिमिटेड एक्सेस होगी और केवल जो अनुभवी क्लाइंबर्स होंगे उन्हें ही माउंट एवरेस्ट चढ़ने का मौका मिलेगा। अगर आप अनुभवी नहीं हैं, आपने आज से पहले कभी भी 7000 मीटर से ऊंची चोटी नहीं चढ़ी, तो फिर आपको माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ने दिया जाएगा। आपको पहले जाकर क्या करना होगा, दुनिया की किसी ऐसी पर्वत चोटी पर चढ़ाई पूरी करनी होगी जो 7000 मीटर से ऊंची होगी, तब जाकर आपको फिर माउंट एवरेस्ट के लिए आप एलिजिबल यहाँ पर होगे। बात समझ में आ रही है सभी को? देन से यस कि हाँ सर बात समझ में आ रही है। तो द न्यू रेगुलेशंस करेंटली इन ड्राफ्ट फॉर्म, मतलब अभी यहाँ पर ये रेगुलेशन, ये रूल्स बनाए जा रहे हैं, वुड रिक्वायर क्लाइंबर्स टू हैव प्रीवियसली स्केल, कम से कम 7000 मीटर की चोटी इससे पहले आपने यहाँ पर फतह की हो, उसकी क्लाइंबिंग पूरी की हो, बिफोर अटेम्प्टिंग द एवरेस्ट, एवरेस्ट को अटेम्प्ट करने से पहले, एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी करने से पहले। एंड दिस मूव इज इन रिस्पॉन्स टू कंसर्न अबाउट द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ डेथ। आखिर यहाँ पर नेपाल को यह कदम क्यों उठाना पड़ा? क्योंकि हर साल हजारों लोग माउंट एवरेस्ट चढ़ाई के लिए आते हैं, जिनमें से बहुत सारे लोग माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के दौरान मारे जाते हैं। कई बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के दौरान उस रास्ते पर ओवर क्राउडिंग हो जाती है, ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ भी हो जाती है। हमने कुछ सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी देखी थी जहां पर एक लाइन लगी हुई थी माउंट एवरेस्ट के ऊपर, है ना, एक एक करके सब लोग माउंट एवरेस्ट की चोटी पर जाने के लिए लंबी लाइन लगी हुई थी, ओवर क्राउडिंग थी। और कहीं ना कहीं जितने ज़्यादा लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करते हैं उससे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी होता है, लोग पॉल्यूशन भी फैलाते हैं, प्लास्टिक पॉल्यूशन, कचरा फैलाते हैं दुनिया की सबसे ऊंची पीक पर। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने ये डिसीजन आपके यहाँ पर लिया है। अगर हम हाल ही के सालों में देखें तो यहाँ पर ट्रैफिक जैम जैसी सिचुएशन माउंटेन्स में देखने को मिली है, जहां पर क्लाइंबर्स का जाम लग जाता है। क्योंकि माउंट क्लाइंबिंग के दौरान आपको अगर माउंट एवरेस्ट की पीक को पहुंचना है तो वहां पर पहुंचने का रास्ता बहुत पतला और सकरा है, तो वहां पर इतनी जगह नहीं है, मतलब इतने सारे माउंट क्लाइंबर्स पहुंच जाते हैं, ट्रैफिक जैम जैसे हालात हो जाते हैं, फर्टिलिटीज भी आपकी यहाँ पर बढ़ रही हैं, चिंताएं भी आपकी यहाँ पर बढ़ रही हैं। ओवर द एवरेस्ट बीइंग डब्ड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट गार्बेज डंप। तो जितने ज़्यादा लोग हर साल वहां पर पहुंच रहे हैं माउंट एवरेस्ट को अटेम्प्ट करने, भले ही वो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी कर पाएं या ना कर पाएं, लेकिन वो कचरा फैलाते हैं, प्लास्टिक पॉल्यूशन और दूसरी चीज़ें वहां पर कचरा फैलाते हैं, तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा गार्बेज डंप बनता जा रहा है ना। बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, उनकी इवन डेड बॉडीज वगैरह वहां पर देखने को मिल जाती हैं। तो डेट ऑफ द अनाउंसमेंट, सो द न्यू ड्राफ्ट लॉ, न्यू ड्राफ्ट जो नया कानून बेसिकली बनाया जा रहा है, ये रजिस्टर हुआ है 18 अप्रैल 2025 को इन दी अपर हाउस ऑफ द नेपाल पार्लियामेंट, नेपाल पार्लियामेंट के अपर हाउस में। इसके साथ ही साथ 7000 मीटर की जो चोटी है उस, वो तो आपने पता की ही हो, माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर, 8848.86 मीटर, ये माउंट एवरेस्ट की हाइट है। ठीक है, तो इस हाइट पर अगर आपको चढ़ाई पूरी करनी है तो इससे पहले कम से कम आपने दुनिया की किसी पर्वत चोटी जिसकी ऊंचाई 7000 मीटर से ज़्यादा हो, तो आपको कम से कम उसको फतह करने का अनुभव हो, तब आप माउंट एवरेस्ट फतह कर पाओगे। इसके अलावा हेल्थ चेक मैंडेटरी होगा, फिटनेस सर्टिफिकेशन आपके साथ पास होने चाहिए, तब आप माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर पाओगे। एक नॉन रिफंडेबल गार्बेज फीस भी आपसे ली जाएगी। पहले क्या था कि अभी हम यहाँ पर गार्बेज फीस लेते थे लेकिन वो रिफंडेबल होती थी, यानी कि बाद में रिफंड कर दी जाती थी, अब इसे रिफंड नहीं किया जाएगा। एक नॉन रिफंडेबल गार्बेज फी भी यहाँ पर ली जाएगी ताकि माउंट एवरेस्ट को साफ सुथरा रखा जा सके, क्लीन आपके यहाँ पर रखा जा सके। बात समझ में आ गई सभी को? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के अब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बन गए हैं। आपके हिसाब से क्या ये रूल्स एंड रेगुलेशन सही है? क्या ये रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, हाँ या ना? मेरे हिसाब से बिल्कुल होने चाहिए। जो एक तरीके से नौसिखिए हैं या जिन्हों को अभी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, उन लोगों को डायरेक्टली माउंट एवरेस्ट चढ़ाई के लिए नहीं भेजना चाहिए, है ना। माउंट एवरेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो नेपाल की अगर हम लोग बात यहाँ पर करें
तो माउंट एवरेस्ट नेपाल के सागरमाथा नेशनल पार्क का हिस्सा है। तो सागरमाथा, तो नेपाल में जो सागरमाथा नेशनल पार्क है, तो वैसे भी नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा बोला जाता है, और सागरमाथा नेशनल पार्क में ही माउंट एवरेस्ट आपका यहाँ पर मौजूद है, ये याद रखिएगा। हर साल 29 ऑफ मई को, हर साल 29 मई को क्या सेलिब्रेट होता है? इंटरनेशनल एवरेस्ट डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल एवरेस्ट डे मनाया जाता है, क्योंकि 29 मई को 1953 में 1953 में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे नेपाल से, एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड से, उन्होंने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर आपकी फतह यहाँ पर हासिल की थी, उसकी याद में इसको मनाया जाता है। ठीक है भाई, क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, दैट हु इज द रिचेस्ट फीमेल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एज पर द एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स रिपोर्ट और एडीआर रिपोर्ट। तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की रिपोर्ट के हिसाब से सबसे अमीर महिला सांसद या सबसे अमीर महिला विधायक आपकी यहाँ पर है हेमा मालिनी, माधवी रेड्डी, जया बच्चन जी, या फिर प्रशंसी रेड्डी वर्मिधी। सही जवाब इस क्वेश्चन का है जया बच्चन जी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। तो जो विमेन लॉ मेकर्स हैं हमारे देश की पार्लियामेंट में या विधानसभाओं की अगर हम लोग बात करें, तो हमारे देश में 28% जो सिटिंग विमेन लॉ मेकर्स हैं वो क्रिमिनल केसेस फेस कर रही हैं। 17 हमारे देश में अरबपति एमपीज हैं जो महिलाएं हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए, टोटल मिलाकर 17 ऐसी एमपीज और एमएलए हैं विमेन जो अरबपति हैं, बिलियनियर हैं। तो देयर आर 17 विमेन एमपीज एंड एमएलएज अक्रॉस द कंट्री। एमपीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा और राज्यसभा में रहेंगी, एमएलएज होती हैं स्टेट की विधानसभा में। तो इन सबको मिलाकर टोटल 17 ऐसी महिलाएं एमपी और एमएलएज हैं जो अरबपति हैं, हु हैव डिक्लेयर्ड देमसेल्फ, जिन्होंने अपने आप को अरबपति डिक्लेयर किया हुआ है। और जो टोटल नंबर ऑफ एमपीज और एमएलएज हैं हमारे देश में, उसमें से 28% जो महिलाएं हैं उन्होंने इस बात की घोषणा की है कि उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस आपके यहाँ पर चल रहे हैं। महिलाओं के खिलाफ क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। रिसेंटली ये एक एनालिसिस जारी हुआ है पोल राइट्स बॉडी एडीआर के द्वारा। 17 बिलियनियर एमपीज एंड एमएलए, जिसमें 6 ऑफ 75 विमेन एमपीज इन लोकसभा। तो 17 में से जो 6 हैं, 17 में से जो 6 हैं वो एमपीज हैं, और बाकी 3 ऑफ 37, तीन जो आपकी हैं वो 37 राज्यसभा में से जो हैं, 37 फीमेल राज्यसभा में है, उसमें से 3 अरबपति हैं, 75 एमपीज हैं लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, उसमें से 6 अरबपति हैं। बाकी 400 जो महिलाएं हमारे देश में एमएलएज हैं, उसमें से 8 आपकी अरबपति हैं स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बाय विच नेम इज बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा नोन। बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा जी को किस नाम से जाना जाता है? अब आप कहोगे सर ये कैसा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? तो पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर दो, आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है। इनके नाम पर रिसेंटली दिल्ली के अंदर एक सड़क का नामकरण किया गया है इनके नाम पर। तो ये कौन है? बेसिकली इनको किस नाम से जाना जाता है? फादर ऑफ इंडिया, फादर ऑफ असम, फादर ऑफ बोडोलैंड, फादर ऑफ बोडो, फादर ऑफ इंडिया और फादर ऑफ द नेशन तो सिर्फ महात्मा गांधी हैं, तो वो नहीं हो सकते। सही जवाब इस क्वेश्चन का है फादर ऑफ बोडो। बोडो कम्युनिटी या बोडो समुदाय के लोगों के पितामह कहे जाते हैं ये। बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा ये एक बहुत ही प्रसिद्ध और सम्माननीय लीडर रहे हैं बोडो कम्युनिटी के, एंड इज वाइडली रिकॉग्नाइज फॉर हिज नॉन वायलेंट स्ट्रगल। तो जैसे महात्मा गांधी जी अपनी अहिंसा की नीतियों के लिए, अपने सत्याग्रह के लिए जाने जाते थे, ठीक उसी तरह ये भी अपनी नॉन वायलेंट स्ट्रगल, आदिवासियों को पहचान दिलाने के लिए, ट्राइबल आइडेंटिटी के लिए, उनके अधिकारों के लिए और अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने भी नॉन वायलेंट स्ट्रगल की थी। तो ये उससे रिलेटेड लीडर है। 1 मई 2025 की बात है, भारत सरकार ने इनको श्रद्धांजलि आपकी यहाँ पर दी, ठीक है, और इनके नाम पर एक स्टैच्यू
और इनके नाम पर एक रोड का नामकरण किया गया है नई दिल्ली में। तो स्टैचू मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, मेरे जस्ट ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अमित शाह जी हैं, दिल्ली की सीएम आपकी रेखा गुप्ता जी भी आपको यहाँ पर दिख रही हैं, और यहाँ पर इनका जो स्टैचू है वो इनॉग्रेट आपका यहाँ पर किया है। तो अमित शाह जी ने इनका जो स्टैचू है वो आपका इनॉग्रेट किया है। तो 1 मई 2025 को यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने 9 फीट ऊंचा जो स्टैचू आपका बनता है वोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा जी का, नई दिल्ली में इनके स्टैचू का उद्घाटन किया या उसे इनॉग्रेट किया। और एक रोड का नाम एंड रोटरी उनके नाम पर, उनके सम्मान में यहाँ पर उनके नाम पर सड़क का नाम भी आपके यहाँ पर रखा गया। एंड दिस वाज डन उनकी अभी 35वीं जो आपकी डेथ एनिवर्सरी थी उस अवसर पर, यानी कि 1 तारीख को इनकी 35वीं डेथ एनिवर्सरी थी। एक्नॉलेजिंग हिज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, उनका जो योगदान रहा ट्राइबल राइट्स को लेकर, आइडेंटिटी को लेकर और पीसफुल एक्टिविज्म को लेकर, उसके लिए उनको सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द रिसेंटली लॉन्च्ड सचेत एप्लीकेशन हैज बीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, हाल ही में लॉन्च की गई सचेत एप्लीकेशन को किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया है, किस संगठन के द्वारा डेवलप किया गया है। सचेत एप्लीकेशन को इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने डेवलप किया है, डीआरडीओ ने डेवलप किया है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने डेवलप किया है, नीति आयोग ने डेवलप किया है। इसका सही जवाब है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने सचेत एप्लीकेशन को डेवलप किया है। इससे क्या होगा, ये एप्लीकेशन हमें सचेत करेगी, हमें अलर्ट करेगी। इसे डेवलप किया गया है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा, और इसे प्रमोटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एज अ क्रूशियल टूल फॉर द पब्लिक सेफ्टी इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर पब्लिक सेफ्टी के लिए एक बहुत ही क्रूशियल टूल है। द ऐप प्रोवाइड्स रियल टाइम जियो टैग अलर्ट्स, तो इस एप्लीकेशन से आपको रियल टाइम तुरंत के तुरंत जियो टैग्ड अलर्ट्स मिल जाएंगे। कहीं पर बाढ़ की आशंका बन रही है, कहीं पर साइक्लोन आने वाला है, लैंडस्लाइड होने वाला है, सुनामी जैसे हालात बन रहे हैं, जंगल में आग लगी है, एवलांचेस हैं, स्टॉर्म है, लाइटनिंग है, तो इन सब को लेकर जो अलर्ट्स हैं वो आपके फ़ोन पर आ जाएंगे। इस एप्लीकेशन से आप सचेत रह सकते हैं नेचुरल डिजास्टर्स से। राइट, क्लियर है। नेक्स्ट, हु लॉन्च्ड इंडियाज, क्वेश्चन नंबर 13, हु लॉन्च्ड इंडियाज ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेट स्कीम, तो हाल ही में भारत की ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम को किसके द्वारा आपके यहाँ पर शुरू किया गया है, क्विकली बताइएगा सही जवाब। हु लॉन्च्ड इंडियाज ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने, पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी या हरदीप सिंह पुरी, किसने ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना की शुरुआत की है, सही जवाब है प्रहलाद जोशी जो यूनियन मिनिस्टर है उनके द्वारा। तो ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम की बात करें, इसे आधिकारिक तौर पर 29 अप्रैल को लॉन्च किया गया था हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रहलाद जोशी उनके द्वारा। अब ये ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम क्या है, दिस इनिशिएटिव इज द पार्ट ऑफ द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो ये जो योजना है ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का हिस्सा है, जिसका एम है एट पोजिशनिंग इंडिया एज अ ग्लोबल हब, जिससे हमें भारत को एक ग्लोबल हब बनाना है फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए, ताकि ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन उत्पादन बढ़ सके विद अ रोबस्ट सर्टिफिकेशन मैकेनिज्म, और इसके लिए वो सर्टिफिकेशन मैकेनिज्म को अपनाएंगे फॉर वेरीफाइंग द हाइड्रोजन एज अ ग्रीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, द प्रवाह पोर्टल वाज लॉन्च्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन। इस क्वेश्चन का आंसर वीडियो के नीचे होमवर्क के तौर पर देना है, सेशन का पहला होमवर्क क्वेश्चन। तो नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा वो इस क्वेश्चन के साथ शुरू होगा कि प्रवाह पोर्टल किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 15 कि रिसेंटली वेव्स 2025 समिट जो आयोजित हुई थी वो कहाँ पर हुई थी। इस क्वेश्चन का आंसर भी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में देना है कि वो वेन्यू क्या था जहां पर वेव्स 2025 समिट आयोजित की गई थी। और एक और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, इसका आंसर भी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में, दैट विच इंडियन सिटी हैज इशूड इंडियाज फर्स्ट सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड। किस भारतीय शहर ने भारत का पहला सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया है, इसका आंसर भी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में। तो ये 3 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर देकर जा रहा हूँ, जिसका आंसर आपको वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। सेशन की जो पीडीएफ है, क्लास की जो पीडीएफ है, वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं अपडेट्स के लिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं,
इसी तरह की लेटेस्ट करंट अफेयर्स के लिए डेली आप लोग यहाँ पर इस चैनल से जुड़े रह सकते हैं। तो आज के लिए इस सेशन में इतना ही एंड आई होप कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। तो लिखकर कमेंट करके जरूर बताएगा कि आज का सेशन आप सभी को कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आई थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच।